हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे। बेसिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेसिकली बताता क्या है हमें कि जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है तो इकोनॉमी की जो इनकम है उसमें कितने मल्टीपल, हाउ मेनी टाइम्स चेंज इन इनकम, एंड दिस इज ओनली ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें वो मल्टीपल हमें बताता है कि कितने मल्टीपल टाइम जो चेंजेस जो हमारे इकोनॉमी के इनकम में आएंगे। तो बेसिकली इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए हम कैपिटल के का सिंबल यूज करते हैं and our formula is change in y. Change in y means national income may change due to change in I. This is investment. Change in I means change in investment. हमें पता है कि जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चेंज होएगी तो ऑब्वियसली इकोनॉमी की इनकम भी चेंज होएगी, और इकोनॉमी की इनकम चेंज होती है तो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट भी चेंज होता है। क्योंकि जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ऑब्वियसली इकोनॉमी की इनकम चेंज होने का मतलब है चेंज इन एएस, और एएस इज आउटपुट। तो आउटपुट कहाँ से होएगी? दिस इज विद द मोर यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो एम्प्लॉयमेंट में भी चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे हम पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, बुक्स में भी मिलेगा, रेफरेंस बुक्स में, लेकिन वहाँ पे इसको और ज़्यादा अच्छे से बताया हुआ है। तो मैं एक कंसेप्ट है जो हमने ऑलरेडी पहले भी किया था कंजम्पशन फंक्शन के टाइम, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमने एक ए बार दिया था जो किसके इक्वल था, सी बार प्लस आई बार, इन दोनों को हमने लिया था। तो ये जो है ये दिस इज ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ये क्या है? ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है। सी इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, आई इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है जब इकोनॉमी की इनकम जीरो होती है, तो इसमें चेंजेस के चांसेस नहीं है, ये मिनिमम ही है, इससे ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता। इट मीन्स अगर चेंज इन ए होगा, चेंज इन सी प्लस चेंज इन आई से होगा, तो यहाँ पे तो चांसेस नील है। तो इसका मतलब चेंज इन ए कब होगा? व्हेन देयर इज अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में जो चेंज आ रहा है दिस इज ओनली ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम, इट इज अ फ्री फ्रॉम इनकम इफेक्ट। ओके, तो ये फिक्स्ड रहता है, पर जब इसमें चेंज आ रहा है ये इसकी वजह से टोटल हमारा जो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है उसमें चेंज आ रहा है, और इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। चेंज इन आई इज इक्वल टू चेंज इन ए। तो हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं? नाउ दिस कैन बी लाइक चेंज इन ए, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप इसको यहाँ पे कई बार इनकेस क्वेश्चन ऐसा आया है आपके पास के निकालना है, ये नहीं है और ये दिया है और ये दिया हुआ है, या ये दोनों कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, आप इसको यूज़ करके ए निकालोगे और उसके बाद उसको यहाँ पुट करोगे तो हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म करेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस origin, AD and AS, here income, output and employment. Now 45-degree line, this is y is equal to AS, this is our 45-degree line. Now initially
we have a curve AD. This is a AD curve. This is AD1. Okay. Now we will take equilibrium. This is equilibrium E1. E1 equilibrium at here. This is a level of output, income and employment. At equilibrium E1, income of the economy is OL or output of the economy is OL. Okay, this is equilibrium. Now, due to some other factors, not due to income, due to some other factor, maybe due to rate of interest, there is increase in investment. When there is increase in investment, जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ. देन ड्यू टू दिस एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. नाउ बायर्स विल प्लान मोर स्पेंडिंग, मोर एक्सपेंडिचर, बट सेलर्स जो है, एग्रीगेट सप्लाई जो है, आउटपुट जो है, उन्होंने क्या प्लान किया है? कम, लेस एज कम्पेयर टू एग्रीगेट डिमांड. अब इससे क्या इन्वेंट्रीज पे इफेक्ट पड़ेगा? इन्वेंट्रीज क्या हो जाएंगी? डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज. सेम रीजनिंग जो हमने पहले भी की है. जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो गई है, एक्सपेंडिचर जो बायर्स ने प्लान किया है, इट इज़ मोर देन द प्लानिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस आउटपुट, देन देयर इज अ गैप बिटवीन AS and to fill this gap, firms will sell from their desired inventories. Okay, तो उसमें रिडक्शन हो जाएगा. Then to fill this gap, sellers will plan more output in the coming session. Then what will happen? वो क्या करेंगे? आउटपुट में इंक्रीज करेंगे. When there is increase in output, then there is increase in income. ओके, तो इकोनॉमी में सबसे पहले क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट में चेंज हो गया, तो उसकी वजह से एडी क्या हो गया? हमारा बढ़ गया. ओके, दिस इज अ पैरेलल लाइन, इट शुड बी पैरेलल. नाउ वी हैव अ न्यू एग्रीगेट डिमांड कर्व, दैट इज अ AD2. नाउ एट सेम इनकम लेवल देयर इज इंक्रीज इन aggregate demand due to change in investment. इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ? जब वो पैसा इकोनॉमी में डाला गया, वो किसी की इनकम बन गया, जिससे एक्सपेंडिचर बढ़ गया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई. तो एग्रीगेट डिमांड अब यहाँ पहुँच गई है. इसी इनकम पे, इकोनॉमी की इनकम पे, इसी आउटपुट पे अब डिमांड ऊपर चली गई है, लेकिन सप्लाई उससे नीचे रह गई है. अब इससे क्या होगा? अब इसकी वजह से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. जैसे जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, इनकम या एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बढ़ने लग जाएगी, जो अभी मैंने साइड पे एक्सप्लेन किया है. जैसे जैसे इनकम या AS बढ़ेगा, तो एक नए इक्विलिब्रियम E2 पे इकोनॉमी पहुंच जाएगी, जहाँ पे AD2 और AS बराबर है. नाउ एट दिस लेवल देर इज ऑल्सो चेंज इन, हम इसको y ले लेते हैं बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग इनकम. दिस इज Y1, दिस इज Y2. ओके, अब हम चेक करेंगे कि जब इन्वेस्टमेंट में चेंज आया तो इकोनॉमी की इनकम में क्या चेंज आया. नाउ सी, दिस इज इनकम. पहले इतनी इनकम थी जब ये वाली डिमांड कर्व थी, ये वाली AD1. जब नई डिमांड कर्व आ गई, इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से AD2, तो इकोनॉमी की इनकम ये आ गई है अब इस लेवल पे. तो जो गैप आया वो इतना आया, चेंज इन Y.
इन्वेस्टमेंट में कितना गैप आया, इतना। इन्वेस्टमेंट का जो गैप था वो कम था, लेकिन उसकी वजह से जो इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज हुई वो मल्टीपल थी, उससे ज़्यादा थी। तो इस डायग्राम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है उसका इम्पैक्ट जो इनकम पे होएगा वो ज़्यादा होगा। और ये सारा प्रोसेस जो है आप साथ में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये तो था मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसके साथ ही हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। क्या है दोनों में रिलेशन? हाँ जी, नेक्स्ट हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन K is investment multiplier and MPC. Okay. Now, both have a positive relationship. It means when there is increase in MPC value, there will be increase in value of K. If there is decrease in MPC value, then impact of multiplier will reduce. हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला हमारा K का एक और नया फॉर्मूला आ गया, 1/1 माइनस MPC हमारा फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर MPC की वैल्यू 1 है, जो मैक्सिमम हो सकती है, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 1/0 इन्फिनिटी। अगर MPC की वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या होगा, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0। इफ MPC 0, 1/1 इज इक्वल टू 1। तो ये दो मैंने स्पेशल केस इसलिए लिए ताकि एक तो आपको ये पता चल जाए कि जब MPC की वैल्यू कम है तो इसका इम्पैक्ट भी कम होगा, जब इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है MPC की, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो इन्फिनिटी आ गया। आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, हम अभी ले लेते हैं यहाँ 0.5 ले लेते हैं MPC को, तो उसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। अगर MPC 0.5 है तो यहाँ पे भी 0.5 आ जाएगा, 1 में से 0.5 किया 0.5। ओके, तो इसका डेसिमल हटा दो, कितना आया 2। तो K का इफेक्ट जो है वो डबल होगा, 2 टाइम्स होगा। अब इससे हमें ये पता चल गया कि दोनों का रिलेशन जो है पॉजिटिव है। एक की वैल्यू बढ़ेगी तो मल्टीपल का इफेक्ट जो है मल्टीप्लायर का वो भी इंक्रीज होगा। दूसरा हमें ये पता चल गया K की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इन्फिनिटी, और K की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। ये हमें यहाँ इससे ये भी क्लियर हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट लेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन MPC K एंड मल्टीप्लायर एंड MPS। दोनों का रिलेशन देखेंगे। हाँ जी, K में और MPS में जो रिलेशन है वो नेगेटिव होता है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू मल्टीपल इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाएगा, अगर इसका वैल्यू डिक्रीज होगा तो इसका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। तो ये दोनों का रिलेशनशिप है, इसको समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला जो हमारा है क्या हो सकता है, 1/MPS। इससे पहले मैंने क्या बताया था, 1/1 माइनस MPC। तो 1 में से MPC माइनस करते हैं तो MPS ही आता है। तो हम K निकाल लेते हैं। अगर MPS 5 है 0.5 तो K क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अगर इसकी वैल्यू कम कर देते हैं, MPS अगर 0.2 है तो कितना आएगा K, यहाँ पे 5। तो अगर इसकी वैल्यू कम है तो K की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, और इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो K की वैल्यू कम आ रही है। तो हमारे पास हमें 3 फॉर्मूलाज पता चल गए, साथ में रिलेशन और साथ में मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूलाज। वो फॉर्मूलाज क्या हैं, सबसे पहले हमने डेफिनेशन के साथ किया K इज इक्वल टू चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। इसको मैंने एक और फॉर्मूले के साथ रिप्लेस किया था, चेंज इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। सेकेंड, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC।
मेथड k इज इक्वल टू 1/1 माइनस m, ओनली MPS। तो ये हमारे 3 मेथड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। इन केस आपने चेंज इन y निकालना है, हमारे पास ये गिवन है, ये गिवन है, तो हम इसको हम ऐसे चेंज कर देंगे, इस फॉर्मूले को क्या कर देंगे, चेंज इन y इज इक्वल टू k इंटू चेंज इन i। अगर आपने चेंज इन i निकालना है, ये इधर चला जाएगा, k नीचे आ जाएगा, तो हम इसको चेंज करके भी यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। इस लेसन के लिए अभी टॉपिक के लिए इतना ही। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।